हेलो बच्चों, मैं हूं गोविंदा फ्रॉम एसआरपी और आज हमें स्टैटिस्टिक्स का सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करना है सेंट्रल टेंडेंसी। देखो, सेंट्रल टेंडेंसी को पढ़ने से पहले हम लोग एक बार ये देख लेते हैं कि हमारा डेटा जो होता है वो कितने तरीके का होता है। ठीक है, देखिए जो आपका डेटा होता है वो आपका दो पार्ट में बेसिक डिवाइड होता है, एक तो डिस्क्रीट और एक कॉन्टिन्यूअस। ठीक है ना। डिस्क्रीट डेटा कैसा होता है? डिस्क्रीट डेटा आपने देखा होगा जिसमें आपको इंडिविजुअल वैल्यू दी होती है, जैसे कि आपका, जैसे मैं ये बोल दूं कि रन्स बाय सचिन तेंदुलकर, कि सचिन तेंदुलकर ने 5 मैच में कितने रन बनाए हैं। जैसे सपोज करो पहले में उसने 100 मार दी, दूसरे में 102, फिर 98, फिर 105। तो ये मेरे पास जो डेटा होता है इस तरीके का जिसमें हमें अलग अलग वैल्यूज गिवन होती है, वो हमारा डिस्क्रीट डेटा होता है। ठीक है, या फिर इसी तरीके का डिस्क्रीट डेटा और बन सकता है। कैसे? जैसे कि देखो डेटा हमारे पास गिवन है, उसमें वैल्यूज काफी ज्यादा है और रिपीट हो रही है, जैसे 2, 2, 5, 3, 2, 2, 7, 2, 3, 5, 3। ये मेरे पास एक डेटा है। तो इसके अंदर अगर मैं xi को देखूं तो xi मेरे पास मतलब कितनी तरीके की यहाँ पे वैल्यूज हैं। कौन कौन सी वैल्यू हमारे यहाँ पे? एक तो 2 है, 3 है और उसके बाद 5 है और 7 है। फिर हमारा आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब कौन सा नंबर कितनी बार आ रहा है। देखो 2 हमारा कितनी बार आ रहा है? 1, 2, 3, 4, 5 हमारा 5 बार आ रहा है। 2, 3 हमारा कितनी बार आ रहा है? 1, 2, 3, 3 हमारा 3 बार आ रहा है। 5 हमारा कितनी बार आ रहा है? 2 बार। और 7 हमारा कितनी बार आ रहा है? 1 बार। ये भी हमारा डिस्क्रीट डेटा है। डिस्क्रीट मतलब आपका जो वैल्यूज अलग अलग दी होती हैं। फिर हमारा डेटा आता है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस डेटा किस फॉर्म में होता है? कॉन्टिन्यूअस डेटा हमारा इस तरीके से होता है जहां पे हमें रेंज वाइज फ्रीक्वेंसी दे रखी हो, जैसे कि 0 से 10 तक 5 ऑब्जर्वेशन है, 10 से 20 तक आपकी 2 ऑब्जर्वेशन है, 20 से 30 तक आपकी 7 ऑब्जर्वेशन है। अगर इस तरीके का डेटा होता है तो हम लोग उसे कॉन्टिन्यूअस में लेते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। अब देखो सेंट्रल टेंडेंसी जो आपके पास टॉपिक है, सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर हम किसी भी डेटा की सेंट्रल वैल्यू के बारे में स्टडी करेंगे कि किस तरीके का डेटा होगा और उसके लिए कौन सा हमारा सेंट्रल मेजर मतलब कौन सा मेथड हमारा ज्यादा बेस्ट होगा। जैसे हमारा अर्थमेटिक मीन एक टॉपिक आपका आएगा, इसके अंदर एक ज्योमेट्रिक मीन आएगा, एक हार्मोनिक मीन आएगा, फिर ऐसे आपका मीन मीडियन मोड आएगा। तो कौन सा फॉर्मूला हम कौन से डेटा के पैटर्न में लगाएं ताकि हमारा बेस्ट एवरेज की वैल्यू आए, ये हम लोग इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। अब आपका सबसे जो पहला इसके अंदर टॉपिक आता है सेंट्रल टेंडेंसी में, वो होता है अर्थमेटिक मीन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन अर्थमेटिक मीन पे ही बनते हैं। देखो अर्थमेटिक मीन इसको हम लोग AM भी बोलते हैं। ये आप 5th 6th से ही पढ़ते आ रहे हैं। अर्थमेटिक मीन क्या होता है? अर्थमेटिक मीन इज द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है भाई, हमारा अर्थमेटिक मीन क्या होता है? द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे कि सपोज करो ये डेटा है मेरे पास, ये वाला, इसका मुझे मीन निकालना है, तो 100, 102, 98, 105 ये मेरे पास क्या हो जाएगा? ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं x बार से। मीन को हम लोग डिनोट करते हैं x बार से। मीन बोलो या फिर अर्थमेटिक मीन बोलो, बात एक ही होती है। क्लियर है? उसके बाद फिर उसको हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से हम लोग डिवाइड कर देते हैं सम से, तो इसका आंसर आया था। जैसे कि एग्जाम्पल आपको मीन निकालना है ऑफ 2, 4, 6। इसका अगर आपको मीन निकालना है तो आप क्या काम करोगे? इनको ऐड करोगे और अपॉन में 3 कर दोगे। 3 क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स हमारी कितनी हो गई? 3 हो गई, तो आपके पास 4 आ जाएगा। अरे बात समझ में? इसको अगर आप ऐड करेंगे तो आपका आ गया 12/3, 4। तो ये आपके पास बेसिक पैटर्न होता है। अब देखो इसका फॉर्मूला हमारा बेसिक क्या बन गया? x बार इज इक्वल टू सम ऑफ xi। इसको हम लोग सिग्मा भी बोलते हैं वैसे, और समीशन यूज होता है क्योंकि हमारा काम क्या कर रहा है? ये टोटल करने का काम करना है। तो सिग्मा xi अपॉन में n, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे कि x बार इज इक्वल टू समीशन xi अपॉन में n। यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि i गोज फ्रॉम 1 to n, क्योंकि i की वैल्यू मेरी 1 से लेकर के n तक जा रही है। इसको अगर हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 से लेकर के xn अपॉन में n।
ये हमारे पास इसका फॉर्मूला आ गया। इतनी बात क्लियर है। ये तो आपके पास इसका बेसिक पैटर्न हो गया। अब इसके अंदर भी आपके अलग अलग रूल होते हैं कि आपका कब डायरेक्ट मेथड अप्लाई होगा, कब शॉर्टकट होगा, कब स्टेप डिवीजन होगा। तो एक बार उसे देखते हैं। इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए। देखें, अर्थमेटिक मीन का डेफिनेशन से अभी हमें क्या फॉर्मूला मिला था कि एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स आई अपॉन में एन होता है, ठीक है ना। उसके बाद देखो इसके अंदर एक मेथड आता है हमारा डायरेक्ट। डायरेक्ट मेथड आपके पास क्या होता है? डायरेक्ट मेथड वो होता है जिसमें हमें जो फॉर्मूला जो बनाया है हमने वो डायरेक्ट बाई डेफिनेशन होता है। डेफिनेशन से हमें क्या फॉर्मूला मिला था? एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स आई अपॉन में ए। इसको हमने ए केस मान लिया। ए केस का मतलब ए केस और बी केस में यहाँ पे क्या लेके चल रहा हूँ, यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि ए केस मेरे पास वो होगा जिसमें मुझे सिर्फ एक्स आई गिवन होगा, और बी केस मेरा वो होगा जिसमें एक्स आई के साथ एफ आई गिवन होगा। मतलब कि फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हमें फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा मतलब आप ऐसे लेके चलोगे कि आपको फ्रिक्वेंसी गिवन है या फिर फ्रिक्वेंसी नहीं गिवन है। अगर फ्रिक्वेंसी गिवन है तो आपका बी केस हो जाएगा, अगर फ्रिक्वेंसी नहीं गिवन है तो हमारा ए केस हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। तो ए केस के हिसाब से हमारे पास फॉर्मूला ये होता है, और इसी का ही हमारा बी केस के हिसाब से फॉर्मूला क्या होता है? एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन में कैपिटल एन, जहाँ पे हमारा कैपिटल एन क्या होता है? सम ऑफ फ्रिक्वेंसी होता है। कैपिटल हमारा सम ऑफ फ्रिक्वेंसी होता है। तो उसके बेसिस पर हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले का ए पार्ट का एग्जांपल देखते हैं। तो उसका हमने वैसे भी किया भी था कि सपोज करो कि किसी बैट्समैन ने किसी पर्टिकुलर मैच में रन बनाए, पहले में 100, उसके बाद फिर 102, फिर 98, फिर आपके पास नेक्स्ट बना लिया उसने 99, फिर 101। ये उसने रन बनाया। अब मुझे अगर इसका मीन पूछा है, इसका हमसे मीन पूछा है, तो एक्स बार इक्वल टू क्या होगा? समीशन एक्स आई अपॉन में, क्योंकि यहाँ पे मुझे फ्रिक्वेंसी नहीं गिवन है, यहाँ पे हमें फ्रिक्वेंसी तो दिया नहीं है, तो हम लोग सिर्फ एक्स आई वाला फॉर्मूला ही लगाएंगे। तो ये हो जाएगा इन सबका टोटल। अगर इनका आप टोटल करोगे तो क्या आएगा? 98 प्लस 99 प्लस का 101 अपॉन में 5 क्योंकि यहाँ पे 5 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। इसको टोटल करोगे तो आएगा 500 अपॉन में 5 इज इक्वल टू 100, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ रही है? मतलब उसका एवरेज क्या हो गया? 100 हो गया इसका। उसके बाद फिर सेकंड वाले के लिए एग्जांपल देख लेते हैं। इसने बोला है फ्रिक्वेंसी वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा ना, तो हम फ्रिक्वेंसी का एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक्स आई ले लिया हमने और एफ आई हमें दे रखा है 2, 3, 5, 1। ये मुझे दे रखा है एक्स आई। फ्रिक्वेंसी दे रखा है हमें 1, 2 और यहाँ पे 2, और यहाँ पे सपोज करो हमें 4 दे रखा है, ठीक है ना। 8 और 1 9, इसको हम कर देते हैं 5 कर देते हैं इसको, सपोज करो ये हमें दे रखा है डेटा। तो अब यहाँ पे मुझे इसका मेन निकालना है, ठीक है ना। मुझे इतना डेटा गिवन है, गिवन डेटा इतना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एफ आई इंटू में एक्स आई फाइंड करेंगे। एफ आई इंटू एक्स आई आ गया 8, 2 इंटू में 3 आ गया 6, 5 इंटू में 2 कितना आ गया आपके पास 10, 5 इंटू में 1 आ गया 5। इसको हम लोग ऐड कर देंगे। अगर इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 21 और 23। फ्रिक्वेंसी को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो आएगा 5 और 5 10। तो ये तो हमारा होता है कैपिटल एन, मतलब सम ऑफ फ्रिक्वेंसी। और ये मेरा आ गया समीशन एफ आई एक्स आई। तो हमारा मीन इक्वल टू आ गया एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ आई एक्स आई कैपिटल एन इज इक्वल टू 23/10 इज इक्वल टू 2.3। ये हमारे पास इसका मीन आ गया। क्लियर है? ये तो हमारा वो है जो हमारा डायरेक्ट ही फॉर्मूले पे बेस्ड रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है इसके अंदर एज्यूम मीन मेथड। देखो एज्यूम मीन मेथड के अंदर इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग एज्यूम मीन लेट करते हैं, मतलब एक वैल्यू सेलेक्ट कर लेते हैं एक्स आई में से, जिसे हम लोग ए से डिनोट करते हैं, और उसके बेसिस पे चेंज देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन में फॉर्मूला पे क्या चेंज आया। तो इसके 2 पार्ट होते हैं एज्यूम मीन मेथड के। पहला हमारे पास होता है शॉर्टकट मेथड। देखो शॉर्टकट मेथड में क्या होता है, हम एक डेविएशन लेते हैं डी आई,
डी आई हमारा क्या डिनोट करता है, डेविएशन, वो हमारा होता है एक्स आई माइनस का ए। हम क्या करते हैं, डेविएशन लेते हैं, डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस का ए। तो उससे जो हमारा ये वाला और ये वाला फॉर्मूला होता है थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है। और चेंज क्या होता है इसके अंदर, देखो जहाँ पे एक्स आई है वहाँ पे क्या होगा, डी आई आ जाएगा। मतलब एक्स बार इज इक्वल टू समीशन डी आई अपॉन में स्मॉल एन, बस ए प्लस पहले आ जाएगा सॉरी, ए प्लस यहाँ पे पहले आ जाएगा, ठीक है ना। फिर सेम ऐसे बी हमारे पास, यहाँ पे एक्स आई की जगह पे क्या आ जाएगा, एफ आई डी आई अपॉन में कैपिटल एन, डी आई आ जाएगा और यहाँ पे ए प्लस में आ जाएगा। तो मेरे पास हो गया शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला, ठीक है। अब हम लोग शॉर्टकट मेथड अप्लाई क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, वो हम लोग यहाँ एग्जाम्पल में देख लेते हैं। देखो सपोज करो आपको एक डेटा दे रखा है एक्स आई इज इक्वल टू 91, 92, 93, 94, 95। हमें फ्रिक्वेंसी दे रखा है 2, 3, 5, 4, 1, ये मुझे फ्रिक्वेंसी दे रखी है। इतना डेटा हमें क्या है, गिवन है, ठीक है बच्चों, इतना डेटा हमें गिवन है, इसका मुझे मीन फाइंड करना है। अब अगर मान लो मैं ये वाला फॉर्मूला लगाना चाहूँ, क्योंकि मुझे फ्रिक्वेंसी गिवन है तो मेरा फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा। अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो मुझे इनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इनकी मल्टीप्लाई करने में मेरी बड़ी बड़ी वैल्यू भी आएगी और मुझे उसे सिंपल मल्टीप्लाई भी नहीं हम लोग नहीं कर सकते, कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा। तो जब भी हमारी कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाती है उसको हम लोग क्या करते हैं, डेविएशन लगा के एक छोटे डेटा में कन्वर्ट कर देते हैं जिसके आपका कैलकुलेशन कम होता है और फिर उसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका शॉर्टकट मेथड कब यूज़ होगा, जब आपका डेटा बहुत बड़ा बड़ा हो, वैल्यू बहुत बड़ी हो, उसे हम लोग छोटे डेटा में कन्वर्ट कर सके, मतलब कि उसकी वैल्यूज़ को कम कर सके। अब हम लोग उसे कैसे करते हैं, यहाँ पे सेंटर में लगभग आपको ये वैल्यू नज़र आ रही है, क्योंकि आपकी ऑड नंबर्स है तो बीच वाली वैल्यू यही होगी। अगर सपोज करो ये इवन नंबर होता है, 96 भी होता तो आप 93, 94 में से किसी को भी ये ले सकते थे, उससे कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कि लेट ए इज इक्वल टू 93 और डी आई डेविएशन अप्लाई करेंगे, वो क्या होगा, एक्स आई माइनस का ए मतलब 93। अब क्या करेंगे, इन सब में से 93 को माइनस कर दो तो आएगा 91 माइनस का 93 माइनस 2, 92 माइनस 93 माइनस 1, 0, 1 और 2, क्लियर है। ये हमारा आ गया डी आई। नेक्स्ट हमें फॉर्मूले के हिसाब से क्या निकालना है, एफ आई इंटू में डी आई निकालना है। तो एफ आई इंटू में डी आई निकालेंगे तो क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो इसका करेंगे आएगा -4, -3, 5 इंटू में 0, 0, 4 इंटू में 1, 4, 1 इंटू में 2, 2, इसको ऐड करेंगे तो हो गया प्लस का 6, ये हो गया माइनस का 7, 6 में 7 गया -1, ठीक है। जब एक्स बार इज इक्वल टू आ गया समीशन एफ आई डी आई अपॉन में कैपिटल एन, ए इज 93, एफ आई डी आई इज -1 अपॉन में कैपिटल एन इज यहाँ पे हम लोग कैपिटल एन निकालेंगे, इसको टोटल करेंगे क्या आएगा, 2, 3, 5, 5, 10, 5, 15, आपका कैपिटल हो गया 15। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा, क्लियर है। ये हमारे पास था शॉर्टकट मेथड, ठीक है। इसको एक बार कॉपी कर लो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, देखो अब ये मेथड क्यों आ गया, जब उस ऊपर वाले मेथड ने हमारा कैलकुलेशन कम कर दिया तो ये क्यों आ गया। देखो कई बार क्या होता है कि हम लोग ये वाला मेथड अप्लाई करते हैं, मतलब डी आई निकालते हैं किसी क्वेश्चन में, तो डी आई भी एक ऐसी वैल्यू आ जाती है जिसे फर्दर डिवाइड करके हम और छोटा बना सकते हैं। अगर डी आई को भी हम डिवाइड करके और छोटा बना सकते हैं तब हम स्टेप डेविएशन मेथड लगाते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना कब लगाना है ये वाला मेथड। तो जब हम इसके अंदर क्या लेते हैं, डेविएशन यू आई, यू आई इक्वल टू होता है डी आई अपॉन में एच इज इक्वल टू एक्स आई माइनस का ए अपॉन में एच, ये हमारा होता है यू आई, क्लियर है। तो जब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो हमारा ये और ये चेंज हो जाता है। अब देखो चेंज क्या होता है, जहाँ पे डी आई होगा वहाँ पे क्या आ जाएगा, यू आई, वहाँ पे आ जाएगा यू आई और मल्टीप्लाई में एच आ जाएगा, बस। देखो ए केस एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन यू आई अपॉन में स्मॉल एन इंटू एच
और बी केस में एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ आई इंटू में यू आई अपॉन में कैपिटल एन इंटू में एच। क्लियर है? तो हमारा ये फॉर्मूला बनता है। देखते हैं हम लोग इसका एग्जांपल। सपोज करो आपको क्लास सेंटर दे रखा है 0 to 10, और फ्रीक्वेंसी दे रखी है 2, 3। इतना डेटा हमें गिवन है और इसका हमें मीन निकालना है, बता अरिथमेटिक मीन निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्लास इंटरवल से एक्स आई निकालेंगे। अब देखो एक्स आई जो हमारा होता है क्लास इंटरवल से, एक्स आई हमारा होता है मिड वैल्यू। जो कैसे निकलता है, एक्स आई हमारे पास होता है मिड वैल्यू, वो हमारा निकलता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 से। मतलब हमारा लोअर लिमिट 0 प्लस का अपर लिमिट 10, 0 प्लस 10 इज 10, 10 डिवाइड बाय 2 इज 5। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 5। उसके बाद 10 और 20 30 बाई 2 इज 15। फिर हम लोग देखो यहाँ पे एक्स आई आ गया, मैंने इसको ए लेट कर दिया, a इज इक्वल टू 25 और यहाँ पे डी आई निकाला तो आएगा 5 माइनस 25 माइनस 20 माइनस 15 0, सॉरी यहाँ पे 10 आएगा 0, 35 माइनस का 25 10 और ये हो गया आपके पास 20। अब ये सारी वैल्यू हमारी 10 से डिवाइड हो रही है। देखो डिवाइड तो 2 से भी हो रही है, मगर आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है इसका। और वैसे दूसरा आप कहाँ से देख सकते हो, क्लास इंटरवल का जो डिफरेंस है उससे डिवाइड होता है। इसका डिफरेंस 10 है तो 10 से डिवाइड होगा। तो यू आई इज इक्वल टू डी आई अपॉन में 10, हमने एच ले लिया 10 माइनस 2 माइनस 1 0 1 2, देन एफ आई इंटू में यू आई, एफ आई इंटू में यू आई लिखा देंगे क्योंकि हमारा फॉर्मूला ये था ना, हम लोग फॉर्मूले के हिसाब से टेबल बनाते हैं, ध्यान रखना। फॉर्मूला मेरा था एक्स बार इज इक्वल टू एफ आई यू आई अपॉन में कैपिटल एन इंटू एच। तो हमें जरूरत पड़ रही है एफ आई यू आई की, तो इसलिए हम लोग एफ आई यू आई निकाल रहे हैं। तो एफ आई की और यू आई की मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 2 इंटू में 2 माइनस का 4, 3 इंटू में माइनस 3, 5 इंटू 0 0, 4 इंटू 1 4, 1 इंटू में 2 2, ये 6 माइनस का 7 माइनस 1 आ गया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक ही जगह पे 25 माइनस 1 अपॉन में कैपिटल एन, इसका टोटल करेंगे कितना आ रहा है हमारा 15 इंटू मैच इज 10। इसको हम लोग कैलकुलेटर सॉल्व कर सकते हैं, इससे आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये तो आपका अरिथमेटिक मीन का बेसिक क्लियर हुआ है। अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज इसकी, ठीक है। देखो बच्चों, अब आती है इसमें हमारी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ज़्यादातर एग्जाम में पूछी जाती हैं। देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी इसकी क्या होती है कि द अरिथमेटिक मीन इज इफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। कि अरिथमेटिक मीन जो होता है वो इफेक्टेड बाय होता है चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल से। अभी चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल क्या होता है, चेंज ऑफ ओरिजिन स्केल हमारा ये होता है, इसका मतलब होता है चेंज ऑफ ओरिजिन, ठीक है, और इसका मतलब होता है चेंज ऑफ स्केल, ठीक है बच्चों। मतलब जब हम ये करते हैं तो इसका मतलब होता है चेंज ऑफ ओरिजिन, अपने डेटा के ओरिजिन को चेंज करना, और जब हम ये डिवाइड करते हैं किसी डेटा को तो होता है स्केल को चेंज करना, मतलब 100 वाली ऑब्जर्वेशन को 10 में लेके आ जाना, या 10 वाली को 1 यूनिट में लेके आ जाना, तो होता है स्केल। अब देखो जो हमारा डेफिनेशन ने फॉर्मूला दिया था, डेफिनेशन ने हमें ये फॉर्मूला दिया था, है ना, बेसिक फॉर्मूला में ये दिया था डेफिनेशन ने। जैसे ही हमने उसमें चेंज ऑफ ओरिजिन अप्लाई किया तो वो हमारा फॉर्मूला चेंज हो गया ना, या फिर हमने आपका चेंज ऑफ स्केल किया तो फॉर्मूला मेरा दोबारा चेंज हो गया। मतलब फॉर्मूला इस वाले इन दोनों से इफेक्ट हुआ,
तो इसलिए हम बोलते हैं कि अर्थमेटिक मीन इज इफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, या फिर अर्थमेटिक मीन इज डिपेंड ऑन चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी आती है कि द सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन इज जीरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी। इसने क्या बोला है कि द सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन इज जीरो। मतलब इसका क्या हो गया, देखो सम का मतलब तो आपको पता है क्या होता है, सिग्मा होता है। ठीक है, सम का मतलब हमारा होता है सिग्मा। डेविएशन का मतलब भी हमने पढ़ा था क्या होता है, एक्स आई माइनस ए, मगर वो डेविएशन हमारा होता था एक्स आई माइनस ए। इसको एक बार समझते हैं कि हमारा सम का मतलब क्या होता है, ये डेविएशन का मतलब क्या होता है, फ्रॉम, अगर मैं ए की बात करूं, फ्रॉम ए का होता है एक्स आई माइनस का ए, और अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या होता है एक्स बार। ये तो हमारे नोटेशन है। अब इससे इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम किससे बोला, अर्थमेटिक मीन से, तो यहाँ पे एक्स बार आएगा। अगर ये फ्रॉम मीडियन बोलता तो हम एक्स बार की जगह पे मीडियन लगा देते। इस जीरो, ये मेरा इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, ये तो हमारा केस ए के लिए बन गया। अब केस बी के लिए कैसे बनेगा, समीशन के बाद सिर्फ एफ आई आ जाएगा, तो हमारा केस बी के लिए बन गया। क्लियर है, तो हमारे पास आ गया एक तो सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम देयर मीन इज जीरो बाई केस ए और बाई केस बी। बी इज द केस वेयर फ्रीक्वेंसी इज गिवन। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया। अब इसका हम एक बार एग्जांपल देख लेते हैं कि क्या वाली बात ट्रू होती भी है या नहीं होती। हमने एक एग्जांपल लिया, एक्स आई हमने ले लिया 2 4 6। ठीक है, तो इसका सम कितना आ रहा है हमारा, इसका अगर हम लोग टोटल करेंगे आ रहा है 12, तो इसका मीन निकालेंगे तो आएगा 12/3। कितना हो गया मीन इसका 4। तो अब ये क्या कहता है फॉर्मूला कि एक्स आई माइनस एक्स बार, मतलब कि एक्स आई माइनस का 4 को अगर मैं ये वैल्यू निकाल के अगर मैं टोटल करूँगा तो यहाँ पे मेरा हमेशा जीरो आना चाहिए। ये हमारा प्रॉपर्टी ये कहती है। तो एक बार चेक करते हैं, 2 में से 4 गया माइनस का 2, 4 माइनस 4 0, 6 माइनस 4 2, इसको हमने टोटल किया तो कितना आ गया हमारा, जीरो आ गया। तो यही बात है प्रॉपर्टी बोलती है कि सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन इज जीरो। क्लियर है। अब आपके पास आता है थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी हमारा क्या होता है, द सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन या अर्थमेटिक मीन इज मिनिमम। अभी मिनिमम वाली क्या कहानी है कि इसने बोला है कि द सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन इज मिनिमम। मतलब अगर आपके पास, इसको समझते हैं एक बार, कि इसने बोला है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम देयर मीन इज मिनिमम। अभी मिनिमम का मतलब क्या आएगा कि अगर मैं यहाँ पे x बार लिखता हूँ तब तो इसका आंसर, पूरे का आंसर सबसे कम आएगा। अगर हम यहाँ पे x बार की जगह पे कोई भी और वैल्यू पुट करें, चाहे वो x बार से ज़्यादा हो या कम हो, इसका आंसर हमेशा ज़्यादा ही आएगा। मतलब अगर यहाँ पे x बार होगा तो सबसे कम आंसर होगा। ये प्रॉपर्टी कहना चाहती है। अगर मैं इसका b केस लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, समीशन के बाद फ्रिक्वेंसी आ जाएगा, यहाँ पे आएगा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ये भी हमारा मिनिमम। इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं भाई। देखो इसको चेक करते हैं। जैसे एग्जांपल, ये वाला एग्जांपल हमने ले लिया, एक्स आई ले लिया 2 4 6, जिसका हमारा 12 और मीन हो रहा है हमारा 4। मैंने एक्स आई माइनस का एक्स बार निकाला, मतलब कि एक्स आई माइनस का 4, वो आ गया -2 0 2। फिर हमने एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर किया, मतलब एक्स आई माइनस 4 का स्क्वायर करूँगा मैं, तो ये आएगा मेरा -2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, ये कितना आ गया 8 आ गया। अब मेरा प्रॉपर्टी क्या कहता है कि ये मिनिमम आंसर है, ये हमारा मिनिमम आंसर है। अब देखते हैं मिनिमम है या नहीं है। हम एक काम करते हैं, 4 के अलावा कोई और वैल्यू ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे 4 लिखा हुआ है ना, मैंने 4 की जगह पर 2 ले लिया, एक्स आई माइनस 2 निकाल लिया, जबकि 2 मेरा मीन नहीं है। इस डेटा के लिए हमारा 2 मीन नहीं है, तो इसमें सब में से 2 माइनस करूँगा, तो 2 माइनस का 2 0, 4 माइनस का 2 2, 6 माइनस का 4 2 4। अब इसका स्क्वायर किया तो आएगा 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, ये ऐड होकर कितना आ गया 20 आ गया। अब इससे ज़्यादा आ गया ना, इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा अर्थमेटिक मीन द सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन मिनिमम कब होगा, व्हेन
डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन, जब हमारा डेविएशन कहाँ से लिया जाए, हमारा मीन से लिया जाए। अगर वो मीन से होगा तो उसका आंसर सबसे कम आएगा, अगर वो मीन के अलावा कोई भी और वैल्यू होगी तो उसका आंसर इससे ज़्यादा ही आएगा। क्लियर है? ये हमारे पास का थर्ड प्रॉपर्टी था। उसके बाद देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी हमारी आती है कंबाइन मीन की, या फिर इसे हम लोग ग्रुप मीन भी बोलते हैं, कंबाइन मीन या फिर ग्रुप मीन। इसका मतलब क्या आएगा, जैसे सपोज करो आपके पास, पहले समझा देते हैं कि ये आपके पास कोई स्कूल ए है, ये हमारे पास स्कूल बी है, यहाँ पे N1 स्टूडेंट पढ़ते हैं, यहाँ पे N2 स्टूडेंट पढ़ते हैं, यहाँ पे उनका एवरेज मार्क्स इतना आ रहा है, मतलब x1% आ रहा है, यहाँ पे उनका एवरेज नंबर आ रहा है x2 बार। अब मैंने इन दोनों को मिला के एक नया स्कूल बना दिया, इन दोनों को मिला के एक नया स्कूल बना दिया, तो वहाँ पे बच्चे कितने हो जाएंगे, N1 + N2। मगर क्या उनका मीन क्या उनको प्लस करके निकलेगा? नहीं। जैसे मान लो आपका एक स्कूल ए है, एक स्कूल बी है, स्कूल ए के अंदर 500 बच्चे हैं, स्कूल बी में 600 बच्चे हैं, तो दोनों को अगर मैं मिला दूंगा तो मेरे 500 और 600 1100 बच्चे हो जाएंगे। पहले स्कूल में जो बच्चे हैं उनके 80% मार्क्स आते हैं, दूसरे स्कूल में जो बच्चे हैं उनके 90% मार्क्स आते हैं। तो क्या जो नया दोनों को मैं मिला दूंगा, उन बच्चों के 80 और 90 मिला के 170% थोड़ा नंबर आएंगे, उतने तो आ ही नहीं सकते किसी के। तो ये जो मेरे पास कंबाइन मीन आएगा वो हमारा फॉर्मूले से निकलता है, ये जो कंबाइन मीन हमारा निकल रहा है हमारा फॉर्मूले से निकलेगा। तो कंबाइन मीन का मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, x12 बार इज इक्वल टू N1 x1 बार प्लस N2 x2 बार अपॉन में N1 प्लस का N2। ये मेरा आएगा फॉर टू ग्रुप्स के लिए, ठीक है। अगर मेरा ग्रुप 3 हो जाएंगे तो ये हमारा डेटा 3 तक चला जाएगा, उसको ऐसे डिनोट करता है N1 x1 बार प्लस N2 x2 बार प्लस N3 x3 बार अपॉन में N1 प्लस N2 प्लस का N3। अगर 4K ग्रुप के लिए ये डेटा हमारा K तक चला जाएगा तो उसको x बार इज इक्वल टू लिखेंगे N1 x1 बार प्लस N2 x2 बार प्लस N3 x3 बार डॉट डॉट प्लस का Nk xk बार डिवाइड में N1 प्लस N2 प्लस N3 से लेकर के कहाँ तक आपका आ जाएगा Nk। और इसको हम लोग और भी क्या लिख सकते हैं, समीशन I गोज फ्रॉम 1 to K, क्योंकि मेरा लास्ट टर्म 1 से लेकर के K तक जा रहा है, लास्ट टर्म हो गया K, यहाँ पे आएगा Ni xi बार अपॉन में समीशन Ni और I गोज फ्रॉम 1 to K। इतनी बात समझ में आ रही ना? तो ये वाला फॉर्मूला देखो बहुत अच्छा है। ठीक है बच्चों, ये हमारी प्रॉपर्टी 4 है और बहुत अच्छी प्रॉपर्टी वाली, इसके बेसिस पे हमारे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, 3 से 4 नंबर वाले क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आती है प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी 5 हमारी क्या कहती है कि व्हेन ऑल ऑब्जर्वेशन इक्वल टू कांस्टेंट k देन अर्थमेटिक मीन ऑल्सो k। अगर हमारी सारी ऑब्जर्वेशन किसी एक वैल्यू के इक्वल हो जाए कांस्टेंट k के, तो हमारा अर्थमेटिक मीन भी k होगा। जैसे एग्जांपल देखो, हमने xi ले लिया 5 5 5 5 5 5, तो उसका जब मैं मीन निकालूंगा तो क्या आएगा, इनको टोटल करूंगा कितना आएगा मेरे पास 30 अपॉन में 6, आंसर आ गया 5। तो जो मेरा डेटा वही मेरा आंसर, ठीक है ना, अगर सारी ऑब्जर्वेशन इक्वल टू कांस्टेंट k होगी। ये सिंपल सी प्रॉपर्टी थी। उसके बाद 6 प्रॉपर्टी एक आती है कि व्हेन ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज बाय k देन अर्थमेटिक मीन ऑल्सो इंक्रीज बाई k। इसका कहने का मतलब क्या है, इसको समझते हैं हम लोग कि अगर जैसे मैंने एक
एग्जाम्पल ले लिया वही अपना पुराना एक्साइड 2 4 6, इसका मीन मेरा कितना आ रहा था 12/3, इसका मीन हमारा आ रहा था 4। अगर मैं क्या काम करूं, इन सारी ऑब्जर्वेशन में कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू ऐड कर दूं, जैसे मैंने सपोज करो 5 ऐड कर दिया, तो हमारा आंसर भी 5 प्लस होके कितना आना चाहिए 9 आना चाहिए। अब देखते हैं आ भी रहा है नहीं आ रहा, इसको हम y ले लेते हैं y। तो देखो 2 में हमने 5 ऐड किया कितना आ गया 7, 4 में 5 ऐड करूँगा आएगा 9, 6 में 5 ऐड करूँगा आएगा 11, इसको ऐड करूँगा तो कितना आ गया हमारा 27, और अगर y बार निकालूंगा तो आएगा 27/3 इज इक्वल टू 9। ठीक है, 9 आ गया ना, मतलब जो मेरा पहले मीन था उससे उतना ही ज़्यादा आया जितना हमने उसमें ऑब्जर्वेशन में ऐड किया। तो ये जो हमारी प्रॉपर्टी इंक्रीज के लिए है, मतलब प्लस के लिए है, तो प्लस हो रहा है। सेम हमारी प्रॉपर्टी ये फर्स्ट पार्ट हम करके सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट में माइनस के लिए लिख सकते हैं, क्योंकि जितना डिक्रीज करेंगे उतना डिक्रीज होगा, फिर जितना डिवाइड करेंगे उतना डिवाइड होगा, जितना मल्टीप्लाई करेंगे उतना मल्टीप्लाई होगा। ये हमारे पास ये प्रॉपर्टी कहती है। क्लियर है, ये हमारे पास प्रॉपर्टी 6 हो गई। एक छोटी सी प्रॉपर्टी और है 7 नंबर, वो देख लेते हैं। सेवन नंबर प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है कि इफ y इज इक्वल टू a प्लस का bxi, देन y बार इज इक्वल टू a प्लस bx बार। ठीक है, क्या मतलब है इसका कि अगर मेरे पास कोई भी डेटा x और y सपोज करो वो अगर एक दूसरे से लीनियर रिलेटेड है तो उसको उसका मीन भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, इसका एग्जांपल देखो कैसे आता है क्वेश्चन। जैसे कि आपको करना है क्या, x की जगह पे x बार और y की जगह y बार लिखना है। एग्जांपल जैसे इफ x बार इज इक्वल टू 2 एंड 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 6 लिख लेते हैं, ये हैगा। तो यहाँ पे मुझे y बार निकालना है, तो हम क्या करेंगे अपनी इक्वेशन में जहाँ भी x होगा वहाँ पे x बार, जहाँ y होगा वहाँ पे y बार लिख देंगे इक्वल टू 6। अब 2 इंटू में x बार कितना आएगा मेरा 2 माइनस का 3 y बार इज इक्वल टू 6, इसको ये आएगा 4 माइनस का 3 y बार इक्वल टू 6, इसको इधर लेके आएगा तो 4 माइनस का 6 इज इक्वल टू 3 y बार माइनस का 2/3 इज इक्वल टू y बार। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमारा ये यूज़ होता है। क्लियर है, तो आपका प्रॉपर्टी 7 भी हो गया, आपके अरिथमेटिक मीन की सारी प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट हम इसमें आगे मीडियन या फिर ज्योमेट्रिक मीन का टॉपिक करेंगे। क्लियर है।